Assalamualaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I am your course instructor for retail management. This is week number 9, lecture number 9. Students, today we are going to discuss about trading area analysis. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिटेलर के लिए ट्रेडिंग एरिया की कितनी इम्पोर्टेंस है। जाहिर है कि रिटेलर जब अपना रिटेल आउटलेट ओपन करने लगता है तो उस वक्त वो एक ही बार ये डिसीजन करता है कि ट्रेडिंग एरिया कैसा होगा और किस जगह पर उसे बिजनेस करना है, और इस डिसीजन का मेक और ब्रेक इफेक्ट होता है उसके बिजनेस पर, कि ये डिसीजन उसके बिजनेस को कामयाब भी कर सकता है और नाकाम भी कर सकता है। एक अच्छा रिटेलर अपने तमाम तर रिसोर्सेज के साथ और तमाम तर चीज़ों के साथ एक गलत एरिया को सिलेक्ट करने की वजह से मार खा सकता है, और एक रिटेलर जिसके पास शायद बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज ना हो, एडवर्टाइज भी अच्छी तरह से ना कर रहा हो, लेकिन सिर्फ एक अच्छी जगह पर अच्छी लोकेशन पर बैठने की वजह से वो कामयाब भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग एरिया का इतनी ज़्यादा अहमियत है। बल्कि रिटेलिंग में तो बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो रिटेलिंग में है वो ट्रेडिंग एरिया की है। लोकेशन की सबसे ज़्यादा अहमियत है कि कहाँ पर आपने जो है अपने रिटेल आउटलेट खोलना है। स्टूडेंट्स अगरचे अब ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, स्पेशली जो अभी पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, इसके बाद ऑनलाइन रिटेलिंग का काम बहुत बढ़ गया है। लेकिन अभी भी दुनिया में मेजॉरिटी जो रिटेलिंग हो रही है वो स्टोर रिटेलिंग हो रही है। वो कैसे स्टोर रिटेलिंग हो रही है कि आप देखें, ऑनलाइन शायद लोग खाने पीने की चीज़ों को मंगवा लेते होंगे मे बी, या कपड़ों को मंगवा लेते होंगे मे बी। इसके अलावा ऑनलाइन चीज़ें, क्या पेट्रोल ऑनलाइन अवेलेबल है, या बाकी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की इंडस्ट्रियल यूज़ की, या बाकी चीज़ों की तो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए रिटेलर की जो लोकेशन है उसकी अहमियत अभी है और अगले 20-30 साल में भी रहेगी। यस, आफ्टर फ्यू डेकेड्स जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो मे बी ट्रेडिंग एरिया या जो लोकेशन है स्टोर की उसकी अहमियत कम हो जाए। स्टूडेंट्स, जब मैं रिटेलिंग की बात करता हूँ तो रिटेलिंग से मुराद सिर्फ ये स्टोर्स नहीं है जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं, बल्कि इससे मुराद मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल पंप भी इससे हम मुराद ले सकते हैं, एक रेस्टोरेंट भी इससे हम मुराद ले सकते हैं, एक डॉक्टर का क्लिनिक भी इससे हम मुराद ले सकते हैं, एक हॉस्पिटल इससे मुराद ले सकते हैं, एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर इससे मुराद ले सकते हैं, एक वकील का जो चैम्बर है या उसका जो ऑफिस है वो भी इससे मुराद हम ले सकते हैं। इसी तरह एक बार्बर शॉप या बाल काटने वाले की दुकान है, या एक ब्यूटी पार्लर है, इससे मुराद सकते हैं। जहाँ पर रिटेलिंग हो रही है, चीज़ों को बेचा जा रहा है, उसको हम रिटेलर कहेंगे और उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी। अब ये मैंने जितने भी टाइप्स के आपको बिजनेसेस की बात की, इन सब के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आप में से अक्सर प्रोफेशनल्स हैं और जानते हैं लोकेशन की क्या अहमियत होती है बिजनेस के लिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को आज हम थोड़ा साइंटिफिकली देखेंगे कि कैसे साइंटिफिकली एक लोकेशन को सिलेक्ट किया जा सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा सकता है, और एक गट फीलिंग की बजाय या अपनी इंट्यूशन की बेस पर डिसीजन करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा उसे सिस्टमैटिक डिसीजन कर लेंगे एरिया सिलेक्शन का, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता जाऊँ, आप लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में गए होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बाज़ औक़ात गिफ्ट शॉप्स होती हैं या कोई बुके फूलों के बुके बेचने वाली शॉप्स होती हैं, या हॉस्पिटल्स के साथ साथ अगर ऐसी शॉप्स हैं तो चांसेस हैं कि वो शॉप बहुत ज़्यादा चलेगी। अगरचे वो जो गिफ्ट शॉप है या जो वो फूलों के बुके बेचने वाला है, वो शख्स शायद अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहा, शायद उसके पास बहुत अच्छा मिक्स भी नहीं है, उसने बहुत सी वैरायटी की चीज़ें भी नहीं रखी हुई, 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें रखी हुई हैं बहुत तेज़ी से बिक रही हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी लोकेशन पर बैठा है। तो ऐसी लोकेशन पर बैठा है जहाँ पर लोग आते हैं अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, अजीज़ों से जो बीमार हैं उनसे मिलते हैं, और मिलने के दौरान वो उन्हें एज ए जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप उन्हें या जेस्चर ऑफ गुड रिलेशंस उन्हें कोई बुके पेश करते हैं या फूल पेश करते हैं, गुलदस्ता पेश करते हैं।
तो इसलिए उन्होंने अगर खरीदना है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसी हॉस्पिटल से खरीदेंगे। तो ये एक अच्छी लोकेशन है। इसी तरह एक मेडिकल स्टोर जो एक डॉक्टर के क्लिनिक में है या एक अच्छे हॉस्पिटल में है, उस मेडिकल स्टोर के चलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए ये दो मैंने आपकी एग्जांपल्स आपके सामने रखी, ये सिर्फ अच्छी लोकेशंस की एग्जांपल थी। अदरवाइज मे बी उन लोगों ने अच्छा मिक्स ना रखा हो। आपने अक्सर पेट्रोमार्ट्स देखे होंगे, पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो शॉप्स बनी होती हैं, जो हाईवेज पर पेट्रोल पंप्स होते हैं और ऐसे पेट्रोल पंप्स जो जिनमें यानी स्पेस ज़्यादा होती है और उनका जो मार्ट है या उनकी जो शॉप है वो सामने से विजिबल होती है, जैसे लोग ड्राइव इन करते हैं, तो वो वहाँ से लोग चीज़ ले लेते हैं, अगरचे उन लोगों के पास शायद चीज़ें थोड़ी महंगी भी हों, उस दुकान के पास जो पेट्रोल पंप पर है, जो पेट्रोमार्ट है, हो सकता है उसके पास चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा ना हो, तो चीज़ें हम चाहते हैं वो सारी अवेलेबल भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसका प्रॉफिट, उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, सिर्फ इस वजह से कि वो एक बहुत अच्छी लोकेशन पर बैठा है। तो ये लोकेशन की इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। हम आज के चैप्टर में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिंग एरिया और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे ट्रेडिंग एरिया को, और फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस के लिए कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं। जो फैक्टर्स हैं, आबादी है सबसे पहले कि किस हम जब जहाँ पर ये अपना रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं वहाँ पर आबादी कितनी है, क्या आबादी के करैक्टरिस्टिक्स हैं, कितने लोग रहते हैं, ये हम देखेंगे। कंपटीशन कितना है हमारे अगेंस्ट, मिसाल के तौर पर एक वकील एक ऐसे प्लाजा में जाकर अपना अगर चैम्बर खोलता है जिसमें और वकला भी बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और साथ साथ कंपटीशन ऑफ कोर्स आपको आपका शेयर ले सकता है, मार्केट आपके शेयर ले सकती है, तो ये चीज़ें देखेंगे। और उसके अलावा कंपटीशन के साथ साथ सेचुरेशन भी देखेंगे कि कितने ज़्यादा लोग उस इलाके में बैठे हुए हैं, सेचुरेटेड है वो इलाका या नहीं है, क्या हमारा वहाँ पर रिटेल आउटलेट खोलना फ़ायदेमंद हो सकता है, नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे कि कैसे जो कस्टमर्स हैं, ये जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, ये जो पॉपुलेशन है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कितना पे कर सकते हैं, कितना पे नहीं कर सकते। तो इन कुछ फैक्टर्स को हम ज़हन में रखते हुए ये डिस्कशंस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले तो मैंने आपसे आपको बताया लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है रिटेलर के लिए, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये आपने मेट्रो स्टेशंस देखे हुए हैं मुल्तान में। मेट्रो स्टेशंस जब गर्मियों का मौसम होता है, अब तो खैर कोविड की वजह से मेट्रो बस बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, ताकि इन्फेक्शन ना फैले ज़्यादा, क्योंकि ये हाई कॉन्टैक्ट एरियाज़ हैं। ज़ाहिर है जब हम मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं या बसेस पर सफ़र करते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली टच कर रहे होते हैं रेलिंग्स को, बस के जो हैंडल्स लगे होते हैं, जो दरवाज़ा है बस का, सीट्स हैं, और पास पास ठहरे होते हैं लोग, तो ये हाई कॉन्टैक्ट एरियाज़ हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। लेकिन अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर मेट्रो स्टेशन, गर्मी में लोग मेट्रो स्टेशन पर सफ़र कर रहे हैं और मेट्रो स्टेशन पर ऐसे आउटलेट्स खोल दिए जाएँ, ऐसी शॉप्स खोल दी जाएँ जहाँ पर लोगों को पानी और कुछ इस तरह की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हो, स्पेशली जो उनके जो न्यूट्रिशन लूज हो रही है स्वेटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से, उसको रिप्लेनिश करने के लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल हों, कुछ ड्रिंक्स अवेलेबल हों, तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा चलेगा। या एक ऐसा स्टोर जिसके पास ड्रिंक्स भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, उसने पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, बर्गर भी रखा हुआ है, और वो एक गली के अंदर जाकर बैठ गया और उसका बहुत अच्छा रिटेल मिक्स है, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा चलेगा। तो चांसेस ये हैं कि मेट्रो स्टेशन वाला स्टोर ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उस स्टोर की लोकेशन अच्छी है, अगरचे उसके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया जो ड्रिंक्स हैं उनको सर्व कर रहा है, जिन ड्रिंक्स में को कस्टमर पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं क्योंकि वो गर्मी में सफर करके आ रहे हैं, और जबकि उसके कंपैरिजन में दूसरा स्टोर बहुत अच्छा रिटेल मिक्स रखे हुए है, लेकिन एक क्योंकि गली के अंदर जाकर बैठ गया है तो इसलिए उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसी तरह अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में रिलेटिवली नया आ रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी हैव अदर इश्यूज एज वेल, कि जिसमें हमारे एथिकल इश्यूज हैं,
हमारे हम चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आवाम की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि एक शख्स जो 20 रुपए की टिकट लेकर मेट्रो स्टेशन पर सफर करने आ रहा है वो 50 रुपए 60 रुपए के ड्रिंक्स भी अफोर्ड करे या 100 रुपीज के ड्रिंक्स भी अफोर्ड करे। तो द थिंग इज कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखेंगे, मिसाल अगर मेट्रो स्टेशन पर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप मेट्रो स्टेशन को मंथली 50,000 दें और हमारे स्टेशन के अंदर आप जो है अपना कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर बना लें। अब पॉइंट ये है कि मैं तो बहुत अच्छी लोकेशन में बैठा हूँ जहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, पेडेस्ट्रियंस बहुत ज़्यादा आते हैं, पैदल लोग आते हैं और वो वहाँ से गुजरते हैं, तो मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि ठीक है मैं 50,000 पे कर दूंगा आपको पर मंथ रेंट, तो बस मुझे यहाँ पर स्टोर खोलने की इजाज़त दे दें। बट एट द सेम टाइम आई हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स एज वेल, लाइक क्या मुझे यहाँ पे वो कस्टमर मिलेगा जिसकी पॉकेट से मैं आते जाते 50 रुपया ले सकूं कि मेरे ये ड्रिंक खरीदो और 50 रुपये मुझे दो। मेरा टर्नओवर कितना होगा, जो लोग मेट्रो पर सफर कर रहे हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है और उनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, वो उस एवरेज इनकम से कितना जो है वो फ्रीक्वेंटली स्पेंड करते हैं, कितना वो अपने मेजर एक्सपेंसेस पर लगा देते हैं, अपने बिलिंग्स पर स्पेंड कर देते हैं, अपने घर के किराए पर, अपने फीसेस पर स्पेंड कर देते हैं, और जो पीछे बचता है उसमें कितना वो अपने साथ डेली के पॉकेट मनी के तौर पर फॉर एग्जांपल लेकर निकलते हैं, उनसे मैं कितना ले सकता हूँ। तो ये फैक्टर्स भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोकेशन को देखते हुए सिर्फ इसको जहन में रखेंगे कि कस्टमर का फुटफॉल कितना है या इर्द गिर्द आबादी कितनी रहती है, हमने साथ साथ ये भी देखना है कि कस्टमर का फुटफॉल जैसा भी है, आबादी जितनी भी है, क्या उस आबादी को या फुटफॉल को हम अपना कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या वो शख्स वही है जो मेरा कस्टमर बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जी स्टूडेंट्स, ये एक हांगकांग के स्टोर का दिखाया गया है, लोकेशन दिखाई गई है, और ये ट्रेन स्टेशन पर उनके वाक़े है, जिस तरह मैंने भी आपको मेट्रो की एग्जांपल दी, तो ये हांगकांग ट्रेन स्टेशन पर वाक़े है। अब ये ट्रेन स्टेशन पर वाक़े एक रिटेल आउटलेट है, शॉपिंग सेंटर कह लें, और इसका एक जो है दरवाज़ा ट्रेन आउटलेट के अंदर खुलता है, सॉरी ट्रेन स्टेशन के अंदर खुलता है, और एक दरवाज़ा इसका ट्रेन स्टेशन के बाहर खुलता है। तो अब लोग इसमें आते हैं, ट्रेन पर सफ़र कर रहे होते हैं, वो यहाँ से अपने जो भी अपनी चीज़ें हैं ख़रीद सकते हैं और अपने 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 जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ट्रेन पर कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, ये देखना भी इम्पोर्टेंट है, और ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक अहम चीज़ बन जाती है जिसकी बेस पर एक रिटेलर डिसीजन करता है कि उसे करना क्या है। और अक्सर रिटेलर्स जो कि नाकाम होते हैं अपने रिटेल मैनेजमेंट में, अपने रिटेल बिजनेस में, उन लोगों को सबसे बड़ा जो उनकी गलती होती है वो यही गलती होती है कि वो कैलकुलेशंस में गलती कर देते हैं। वो ये कैलकुलेशन ये गलती कर देते हैं कि ठीक है हमने बहुत सी लोकेशन चूज कर ली है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, हमने बहुत अच्छा रिटेल मिक्स रख दिया है, हमने अपने रिटेल आउटलेट की लाइटिंग पे, उसके फ्रंट पे, उसके अंदर फर्नीचर पे हमने बहुत अच्छी स्पेंडिंग कर दी है, और हमने अच्छे सप्लायर्स इंश्योर कर लिए हैं जो हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। हमने लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल कराने का एक जो है वो अपना सप्लाई चेन डेवलप कर ली है। तो अब तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से नाकाम हो जाते हैं कि वो एनालाइज नहीं कर पाते। और बाय द वे ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये देखें कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिटेलर है उसको एक फैक्टर को सिर्फ नहीं देखना बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स को देखना है। और अक्सर बिजनेसमैन जो हैं वो बिजनेसमैन ये देखते हैं कि बेसिकली सॉरी जो हम ये अक्सर बिजनेसमैन इन फैक्टर्स को जहन में रखते हैं और इन फैक्टर्स को देखते हुए डिसीजन करते हैं, बेशक उन्होंने रिटेल मैनेजमेंट ऑफिशियली फॉर्मली ना पढ़ा हो जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको हम कह देते हैं जी ये बड़ा जी समझदार आदमी है, ये बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, समझदार बिजनेसमैन है, तो इस तरह से इसको देखते हैं। लेकिन अहम बात स्टूडेंट्स ये है कि बेशक एक
मार्केट से अपने एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ नॉलेज हो, या जो हम क्लासरूम लर्निंग करते हैं इनकी बेसिक्स सेम होनी चाहिए, इनकी बेसिक्स लॉजिक्स पर होनी चाहिए, इनकी बेसिक्स रैशनैलिटी पर होनी चाहिए। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन ये डिसाइड करता है कि मुझे इस जगह पर ये बिजनेस खोलना है, तो वो उसको किस बेसिस पर डिसाइड करता है ये इंपॉर्टेंट है, और हम भी वही बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब एक स्टोर को हम एक जगह पर खोलने का प्लान करते हैं या उसको हम खरीदने का प्लान करते हैं, तो उसमें ये एक बार एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऐसे रिक्वायर्ड होती है कि मिसाल के तौर पर एक लॉयर ने अपना चैम्बर जो है वो खोलना है, अपना ऑफिस खोलना है, जहाँ पर उसको डिफरेंट क्लाइंट्स आकर मिलेंगे और उसको अपने केसेस देंगे, और लॉयर्स जो हैं वो उन केसेस को प्लीड करेंगे कोर्ट में, और उसके बदले लॉयर को इनकम होगी। अब एक ये सिंपल मॉडल है, और इस सिंपल मॉडल में अहम डिसीजन ये है कि वो जो लॉयर हैं वो कहाँ पर अपना चैम्बर खोलें। दिन के टाइम तो वो शायद कचहरी में, हाई कोर्ट के आसपास किसी चैम्बर में बैठ सकते हैं, शाम के टाइम उनके अपने ऑफिस कहाँ हो सकते हैं, हम उसके बारे में डिसीजन कर रहे हैं। ओके, हाई कोर्ट मौजूद है कैंट में, और कचहरी मौजूद है कचहरी चौक पर, और वो लॉयर जो हैं वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और कैंट कचहरी चौक पर भी प्रैक्टिस करते हैं। अब उन्होंने अपना जो शाम का जो ऑफिस है उसको खोलने का फैसला किया, फॉर एग्जांपल कैंट के एक प्लाजा में, जिस प्लाजा में सारे कंप्यूटर्स वाले बैठे हुए हैं, खान प्लाजा में उन्होंने डिसीजन किया। अब खान प्लाजा में सब लोग कंप्यूटर्स वाले बैठे हुए हैं, और उन कंप्यूटर्स वालों के पास जो फुटफॉल है वो उन लोगों का बनता है जो कंप्यूटर की सेल परचेज करने आते हैं, एक्सेसरीज की सेल परचेज करने आते हैं। तो ये डिसीजन अच्छा नहीं होगा, अगरचे उनको खान प्लाजा में वो मे बी जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्टोर कम पैसों पर मिल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो किसी ऐसे प्लाजा में चले जाते हैं ऑलरेडी लॉयर्स मौजूद हैं, तो वहाँ फुटफॉल ऐसे लोगों का होगा जो लॉयर्स या उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं। सेकेंडली, वंस यू डिसाइड कि हमने रिटेल आउटलेट खोलना है, उसे किराए पर लेना है, लीज पर लेना है, या फिर उसको खरीद लेना है दुकान को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। तो जब रिस्क हाई हो तो उस सूरत में रिटेलर ये डिसाइड करता है कि उसे रिटेल आउटलेट को किराए पर लेना है या फिर लीज पर लेना है, वो उसे खरीदने का फैसला नहीं करता। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसे किस तरह का डिसीजन एक लिया जाए। जी, ट्रेडिंग एरिया के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, डिटेल से डिस्कस किया। इसके ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं अमेरिका की, चूँकि हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स की बेस पर डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमारा स्टोर होना चाहिए। तो उसमें पॉपुलेशन देखा जाता है, लोगों की एवरेज इनकम देखी जाती है, और दीगर चीज़ों सॉफ्टवेयर में एंटर करके उसकी बेस पर डिसीजन किए जाते हैं। तो उसके साथ साथ उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह ये फार्मूलाज देख सकते हैं। बट वी हैव टू गेट द बिगर आइडिया, बिगर कॉन्सेप्ट हमने जो है वो उसको लेना है। जी, ये चीफ फैक्टर्स हैं जब आप रिटेलिंग एरिया को डिसाइड करेंगे, उसके इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले पॉपुलेशन साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखिए कि कितना अब ये एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा घर मौजूद हैं या नई कॉलोनी बन रही है, यहाँ घर कम है, यहाँ पर एज लोगों की एवरेज क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, लोगों के यहाँ पर पेशे क्या हैं, ज़्यादातर यहाँ कारोबारी हजरात रहते हैं या रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, कितनी उनकी आमदन है, और उस आमदन में से कितनी आमदन हर शख्स डिस्पोजेबल हर शख्स की डिस्पोजेबल इनकम होती है, स्पेंड कितनी करता है। इसी तरह वहाँ पर अगर हम रिटेल आउटलेट खोलने लगे और हमें कुछ लेबर की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मैंने पिज़्ज़ा आउटलेट खोला, मुझे वहाँ पर एक कुक की ज़रूरत है या शेफ़ की जो पिज़्ज़ा बनाएगा, डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत है, वेटर्स की ज़रूरत है, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए मुझे कहाँ पर कितने लोग मिल जाएंगे उस एरिया में, तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए, और सप्लाई मुझे चिकन की, बाकी चीज़ की, बाकी चीज़ों की कितनी कंफर्टेबली हो पाएगी, मैं कितनी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर पाऊँगा, यहाँ पर इकोनॉमिक बेस कैसा है, लोगों के पास कितने आमदन के ज़राए हैं, क्या ग्रोथ है, लोकल इंडस्ट्री कैसी है, कंपटीशन की क्या सूरत हाल है, इसी तरह स्टोर लोकेशन की और ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, टैक्सेस की क्या सूरत हाल है, कम से कम रेट क्या है इस एरिया में। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम जहन में रखकर ये डिसाइड करते हैं कि रिटेल एरिया कैसे सिलेक्ट किया जाए। जी स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग रिटेल एरिया सिलेक्शन।
और हमने देखा कि रिटेल एरिया सिलेक्शन क्यों अहम है। किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए, बेशक आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की रिटेलिंग कर रहे हैं या एक वकील अपने ऑफिस में लीगल सर्विसेज की रिटेलिंग कर रहा है, या एक जो है एक हेयर ड्रेसर अपने आउटलेट पर हेयर ड्रेसिंग सर्विसेज की रिटेलिंग कर रहा है, या एक स्कूल अपने अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपनी बिल्डिंग में एजुकेशन सर्विसेज की रिटेलिंग कर रहा है। हर सूरत में लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, और अच्छी लोकेशन बाज़ औक़ात कम तजर्बा वाले रिटेलर को कम मिक्स, जिसने अच्छा मिक्स ना बनाया हो उस रिटेलर को बहुत ज़्यादा कामयाबी दिला सकती है। एक ऐसे एरिया में आपने स्कूल खोल लिया जहाँ पर आप और स्कूल्स नहीं थे और स्कूल की ज़रूरत थी, तो आपके अगर स्कूल चलाने में तजर्बा नहीं भी है तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये लोकेशन की इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपकी असाइनमेंट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, उसे टाइम पर सबमिट करा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।